हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP-SSC एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ रहे मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 105 के साथ टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय बर्बाद करते हुए। इसी के साथ यदि आप UP एनम, बिहार एनम, किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे आम पहचान क्या है? दर्द रहित योनि से खून आना, या फेटल स्ट्रेस, या पेट में ऐंठन, या प्लेसेंटा का रिटेंशन। तो हमारा क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे आम पहचान होता है सीधे हमारा दर्द रहित योनि से क्या होना, रक्तस्राव या खून आना। यह कब होता है? दर्द रहित रक्तस्राव तीसरी तिमाही में प्लेसेंटा प्रीविया का क्या प्रमुख संकेत होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर अगला क्वेश्चन, प्रसव के दौरान एमनियोटॉमी का उद्देश्य क्या होता है? शिशु का बाहर निकालना, संक्रमण रोकना, प्रसव तेज करना, या प्लेसेंटा हटाना। तो कह रहा है प्रसव के दौरान एमनियोटॉमी क्या होता है, एमनियोटॉमी का उद्देश्य क्या होता है? तो होता है प्रसव तेज करना, यानी झिल्लियों को तोड़ने में क्या करना, प्रगति तेज होती है। नेक्स्ट, कर हेल्प सिंड्रोम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हाई BP, उल्टी बुखार, हिमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स, या हाइपोग्लाइसीमिया, थ्रोम्बोसिस, एनीमिया, या पेशाब की रुकावट, रक्तस्राव, एनोरेक्सिया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो हेल्प सिंड्रोम का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, H से हेमोलिसिस, E से एलिवेटेड, L से लीवर एंजाइम, और L से लो, और P से प्लेटलेट। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं कर, बढ़ते हैं आगे। कर नवजात शिशु का तापमान कहाँ से मापा जाना चाहिए? मौखिक, कान, रेक्टल, या भुजा। तो नवजात का शिशु का तापमान कहाँ से नापा जाना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भुजा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर शोल्डर डायस्टेसिया की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एपिजियोटॉमी, MC रॉबर्ट्स मैनुअर, सप्रोप्यूबिक प्रेशर, या सिजेरियन सेक्शन। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शोल्डर डायस्टेसिया की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MC रॉबर्ट्स मैनुअल सबसे पहला और प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट, कह रहा सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? IUCD, ओरल पिल, कंडोम, अस्थायी नसबंदी। तो कह रहा सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? तो सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी नसबंदी और विश्वसनीय विधि है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा गर्भवती महिला में कौन सा संकेत नॉर्मल नहीं है? हल्की एडिमा, भूख बढ़ना, रक्तचाप, थकावट। तो कह रहा गर्भवती महिला में कौन सा संकेत नॉर्मल नहीं है? तो गर्भवती महिला में कौन सा संकेत नॉर्मल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्तचाप। रक्तचाप क्या है? नॉर्मल नहीं है। यह प्री एक्लेम्सिया का क्या होता है? संकेत हो सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन किससे जुड़ा होता है? रक्त की कमी, गर्भाशय फटना, भ्रूण की मृत्यु, या कम रक्तचाप। तो कह रहा DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन किससे जुड़ा होता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा क्वेश्चन? आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण की मृत्यु। मृत भ्रूण DIC को क्या करता है? ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट, कह रहा जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 4, या 4 से 5 किलोग्राम। तो कह रहा जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 से 4 kg के बीच। यह सामान्य रेंज मानी जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एंटेनेटल में पहली बार अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है?
4 सप्ताह, 6 से 8, 12 सप्ताह, 20 सप्ताह। तो कह रहा है एंटीनेटल में पहली बार अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सप्ताह पर डेटिंग स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा कौन सा संकेत एक्लेम्सिया का है, सिर दर्द, दौरे, आंखों के सामने धुंध या उपरोक्त सभी। तो कह रहा कौन सा संकेत एक्लेम्सिया का है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लक्षण क्या है, एक्लेम्सिया के ही है। नेक्स्ट कह रहा गर्भवती महिला में HB कम होना चाहिए 7 ग्राम पर DL से, तो इंगित किसे करता है, सामान्य को, हल्की एनीमिया को, गंभीर एनीमिया को या थैलेसीमिया को। तो कह रहा है गर्भवती महिला में HbA1c, HB का मान क्या हो, कम हो किससे, 7 ग्राम पर DL से, तो उसे किसे संकेत करता है, तो यदि क्या हो 7 से कम होता है HB का मान, तो यह गंभीर स्थिति मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी, गंभीर एनीमिया। नेक्स्ट कह रहा किस अवस्था में सिजेरियन सेक्शन अनिवार्य होता है, किस अवस्था में सिजेरियन सेक्शन अनिवार्य होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा, एक्टिव हर्पिज, फेटल डिस्ट्रेस या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इन सभी अवस्था में क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन अनिवार्य होता है। इसमें क्या होगा, सामान्य प्रसव सुरक्षित नहीं माना जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस में होता है, डाइकोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक या फ्रेंटनल ट्विंस या को जॉइंट ट्विंस। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस में होता है, तो हमारा 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, इसमें रक्त असंतुलन देखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सर्विकल इनसफिशियंसी में क्या किया जाता है, सिजेरियन, बेड रेस्ट, सर्कलेज या फॉरले कैथेटर। तो कह रहा सर्विकल इनसफिशियंसी में क्या किया जाता है, तो सर्विकल इनसफिशियंसी में किया जाता है सर्कलेज। क्या कहता है, सर्कलेज, इसमें सर्जिकल टाका लगाकर सर्विस को क्या कहता है, मजबूत किया जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा, सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को जल्दी से कर दिए लाइक, और वीडियो कर दीजिए शेयर, और चैनल को अभी तक किए नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत है आपको कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देना। बस इतना सा आप काम करते रहिए, हम आपको बीच में कोई भी फालतू बात नो बकवास, हमारा सिद्धांत है आपको कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पार्टोग्राफ पर ग्रीवा विस्फारण कब शुरू होता है, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4। तो पार्टोग्राफ पर ग्रीवा विस्फारण कब शुरू होता है, तो हमारा राइट आंसर जगह 3 सेंटीमीटर से शुरू होता है, यानी पार्टोग्राफ 3 सेंटीमीटर से क्या होता है, शुरू होता है। नेक्स्ट कर ब्रीच डिलीवरी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, MC रॉबर्ट्स, लॉसेट, लियोपोल्ड या जेवेनेली। तो कह रहा है ब्रीच डिलीवरी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉसेट। लॉसेट का उपयोग कंधों को बाहर निकालने में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल लोचिया का क्रम क्या है, सेरोसा रूब्रा एल्बा, या रूब्रा सेरोसा अल्बा, या अल्बा रूब्रा सेरोसा, या रूब्रा एल्बा सेरोसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूब्रा सेरोसा अल्बा। आर के बाद यस आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, रूब्रा सेरोसा अल्बा। नॉर्मल लोचिया का क्रम क्या है, रूब्रा सेरोसा अल्बा। तो याद रखिए आर के बाद यस आएगा, उसके बाद जो बचेगा वो आएगा। नेक्स्ट कह रहा स्तनपान कराने में कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या FSH। जब स्तनपान कराने में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। यह दूध बहाव में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट कह रहा ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट की सामान्य लंबाई क्या होती है, 10 सेंटीमीटर, 11, 12.5, 13.5। तो कह रहा ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट की सामान्य लंबाई क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिक
कंजुगेट की समान लंबाई क्या होती है? तुम्हारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 सेंटीमीटर। यही न्यूनतम आवश्यक क्या होती है? माप होती है। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है गर्भपात के लिए WHO की सलाह अनुसार माइफप्रिस्टोन की खुराक है 100 ग्राम जी, 200, 400, 600। तो गर्भपात के लिए WHO के अनुसार माइफप्रिस्टोन की खुराक है, माइफप्रिस्टोन की खुराक WHO के अनुसार 200 mg प्रभावी मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा ट्यूबल लाइगेशन के बाद पहली सावधानी क्या है? 1 हफ्ते तक यौन संबंध न रखें, भारी काम से बचें, गर्भ निरोधक लेना बंद कर दें, तुरंत नहाना। कह रहा ट्यूबल लाइगेशन के बाद पहली सावधानी क्या है? तो हमारा 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, भारी काम से बचें, भारी काम से बचें। सर्जरी के बाद आराम क्या है? जरूरी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा विटामिन के नवजात को क्यों दिया जाता है? भूख बढ़ाने, रक्तस्राव रोकने, संक्रमण रोकने, वजन बढ़ाने। तो विटामिन के नवजात को क्यों दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव रोकने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा रहेसस आइसो इम्यूनाइजेशन रोकने के लिए क्या किया जाता है? आयरन टैबलेट, RHLG या फोलिक एसिड या MMR वैक्सीन। तो कह रहा रहेसस आइसो इम्यूनाइजेशन रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो हमारा 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, RHLG। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंडल हाइट गर्भ के किस हफ्ते में नाभि तक होती है? 12 सप्ताह, 16, 20, 24। तो फंडल हाइट गर्भ में किस हफ्ते में क्या होता है? नाभि तक होती है। तो हमारा 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 20 सप्ताह। यह गर्भ की उम्र का क्या संकेत देती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? FSH, LH, प्रोलैक्टिन या TSH। तो कह रहा है पॉलीसिस्टेलिक ओवरी सिंड्रोम में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, LH या FSH। क्या होता है? अनुपात बिगड़ जाता है। LH और FSH का FSH का अनुपात क्या होता है? बदल जाता है। तो राइट आंसर LH होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्टिव मैनेजमेंट में 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है? ऑक्सीटोसिन देना, कॉर्ड खींचना, फंडल मसाज करना या उपरोक्त सभी। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी काम किए जाते हैं। रक्तस्राव रोकने होते हैं क्या है? सभी किए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन देते हैं, कॉर्ड खींचना, फंडल मसाज। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो 28वां क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में डायबिटीज की जांच कब की जाती है? 8 सप्ताह, 16, 24 से 28 या 36 सप्ताह। तो कह रहा है गर्भावस्था में डायबिटीज की जांच कब की जाती है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 से 28 सप्ताह। इसी समय किया जाता है, OGTT इसी समय किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रेविडा 3 पैरा 1 एबॉर्टस 1 में जीवित बच्चों की संख्या 1, 2, 0, 3। तो इसमें जीवित बच्चों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1। मतलब इसमें होता है एक जीवित जन्म। एक जीवित पैरा 1 का मतलब क्या? एक जीवित जन्म। एबॉर्टस का मतलब क्या? एक गर्भपात। और हमारा ग्रेविडा 3 का मतलब होता है वर्तमान गर्भ सहित 3 गर्भधारण, मतलब 3 गर्भधारण। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बेस्ट टाइम ऑफ IUD इंसर्टेशन पोस्ट डिलीवरी। प्रसव के बाद IUD कब डाला जाता है? तुरंत, 6 सप्ताह बाद, 3 महीने, 1 साल। तो कह रहा बेस्ट टाइम ऑफ IUD इंसर्टेशन पोस्ट डिलीवरी। डिलीवरी के प्रसव के कितने दिन समय बाद IUD डाला जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा तुरंत, इमीडिएटली। PPIUCD प्रसव के 10 मिनट के भीतर डाली जा सकती है। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे।
30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।